भारत के किस स्टेट को लैंड ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है? पत्थरों को काटकर आखिर किसने ये टेम्पल्स बनवाए और आखिर इन्हें बनाने वालों को हम कैसे भूल गए? जानते हैं आज वो सब कुछ हिस्ट्री नामा में। जय हिंद दोस्तों, हिस्ट्री नामा में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत को अगर मंदिरों का देश कहा जाए तो ये कुछ गलत नहीं होगा, पर इसी भारत के एक स्टेट तमिलनाडु को लैंड ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। यहाँ के फेमस रॉक कट टेम्पल्स ना सिर्फ सारी दुनिया में जाने जाते हैं, पर यूनेस्को हेरिटेज साइट्स भी हैं। पर इन्हें बनवाया किसने, ये आज हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। तो इसे जानने के लिए हमें जाना होगा आज से 1400 साल पहले 7th सेंचुरी में, जब भारत में साउथ इंडिया में पल्लव डायनेस्टी का दबदबा था। हमारे इतिहास में पल्लव वंश का जिक्र वैसे तो 275 AD से 897 AD तक आता है, पर पल्लव वंश एक बड़ी रूलिंग पावर बना 7th सेंचुरी के बिल्कुल शुरुआत में अपने ग्रेटेस्ट रूलर के टाइम पे, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। पर उससे पहले देखते हैं कि पल्लव थे कौन, उनका ओरिजिन क्या था, वो आए कहां से थे। तो इस सवाल के जवाब में यानी पल्लवों के ओरिजिन के बारे में अलग अलग थ्योरीज हैं, जिसमें से 4 थ्योरीज मेन हैं। पहली ये कि पल्लव पार्थियन ट्राइब के थे। पार्थियन जो कि एक ईरान की एंशियंट ट्राइब है। कहा जाता है कि वो यहाँ आए, भारत में आए, साउथ इंडिया में बसे और फिर यहीं घुल मिलकर रह गए। दूसरी थ्योरी कहती है कि पल्लव कहीं बाहर से नहीं आए थे, वो यहीं के थे, स्वदेशी थे, यहीं के मूल नागरिक थे। तीसरी थ्योरी कहती है कि पल्लव नाग वंश के थे। चौथी बेहद इंटरेस्टिंग थ्योरी है संगम लिटरेचर के मणिमेकलय की। मणिमेकलय कहता है कि जो पल्लव थे वो चोल वंश के एक राजकुमार और नाग वंश की एक राजकुमारी के वंशज थे, और वो राजकुमारी मणि पल्लवम की थी, यानी आज के श्रीलंका की। वैसे लगभग हर हिस्टोरियन मानता है कि जो पल्लव थे वो सतवाहन डायनेस्टी के फ्यूडेटरी थे, यानी एक तरह से उनके अंदर जागीरदार थे, उनके सामंत थे। और ये पावर में आना तब शुरू हुए जब सतवाहन डायनेस्टी धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, धीरे धीरे खत्म हो रही थी। इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है कि पल्लव डायनेस्टी की शुरुआत एग्जैक्टली किसने की थी, पर पल्लव डायनेस्टी के रिवाइवल का, इसके राइज का जो क्रेडिट है वो जाता है राजा सिंह विष्णु को, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने रूल किया कुछ 575 AD से 600 AD तक। इन्होंने कांचीपुरम को अपनी कैपिटल बनाई और इन्हीं के रूल में जो पल्लव डायनेस्टी थी वो कांचीपुरम के बाहर फैलना शुरू हुई। इसके बाद आए इनके बेटे महेंद्र वर्मन I। तो राजा महेंद्र वर्मन I ही वो रूलर हैं जिन्हें पल्लव डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रूलर माना जाता है। दोस्तों, पल्लव डायनेस्टी को सबसे ज्यादा जाना जाता है इसके रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए, स्कल्पचर के लिए और सेंटर्स ऑफ लर्निंग बनवाने के लिए, और इन सबको शुरू करने का क्रेडिट जाता है राजा महेंद्र वर्मन को। कहा जाता है कि पल्लव डायनेस्टी में रॉक कट आर्किटेक्चर की शुरुआत इन्होंने ही की, और इतना ही नहीं बल्कि साउथ इंडिया में आर्ट एंड कल्चर के डेवलपमेंट की जो नींव पड़ी, जो शुरुआत हुई, वो इनसे ही हुई। तो इस ग्रेटेस्ट पल्लव रूलर की अचीवमेंट्स को जल्दी से देखते हैं और फिर देखते हैं इनके बेटे के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी कोई भी बैटल, कोई भी युद्ध हारा नहीं। राजा महेंद्र वर्मन एक ग्रेट रूलर होने के साथ साथ एक पोएट भी थे, और इन्होंने मत्त विलास प्रहसन, विचित्र चित्त और भगवदाज्जुक जैसे प्लेस लिखे। इनके रूल में साउथ इंडिया में तमिल लिटरेचर काफी ज्यादा फ्लरिश हुआ। तेवरम जो तमिल भाषा की एक डिवोशनल पोइट्री है, वो इनके वक्त में काफी ज्यादा पॉपुलर हुई। इन्होंने कांची यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जहां पर वेद, बुद्धिज्म, जैनिज्म, म्यूजिक, डांस और पेंटिंग जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। इन्होंने कोकरनेश्वरर टेम्पल बनवाया जो तमिलनाडु के थिरुकोकरनम में है। महेंद्र वर्मन ने ही 5 सेल्ड केव टेम्पल बनवाया जो पल्लवरम में है। वैसे तो ये मंदिर था भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु का, पर आज प्रेजेंट टाइम में इसकी जगह एक दरगाह ने ले ली है। मंडागपट्टू, जिसे तमिलनाडु का पहला केव टेम्पल कहा जाता है, ये भी महेंद्र वर्मन ने ही बनवाया, और ये अपनी तरह का इकलौता मंदिर कहा जा सकता है, क्योंकि इसे बनाने में ईंटें, मेटल, लकड़ी और चूना, जिसे हम गारा कहते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। साथ ही ये वो मंदिर है जिसमें आज तक का सबसे पुराना रॉक कट संस्कृत इंस्क्रिप्शन मिलता है, यानी ये वो मंदिर है जहां आज तक की सबसे पुरानी पत्थरों से तराशी हुई संस्कृत की लिखावट पाई जाती है।
वैसे अगर आपको गोकर्णेश्वरा टेम्पल जाना है तो इसका नियरेस्ट एयरपोर्ट है तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है पुडुकोट्टई रेलवे स्टेशन। वहीं मंडाकपट्टू केव टेम्पल जाने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है विल्लुपुरम और नियरेस्ट एयरपोर्ट है चेन्नई एयरपोर्ट। अब दोस्तों, चालुक्य डायनेस्टी जो वातापी से रूल करती थी, जिसे आज हम बादामी कहते हैं, जो कर्नाटका में है, उसमें और पल्लव डायनेस्टी में कांस्टेंट स्ट्रगल राजा सिंह विष्णु के वक्त से ही चला आ रहा था। और इसी स्ट्रगल के चलते एक दिन चालुक्य किंग पुलकेशिन II ने पल्लवों पर अटैक कर दिया। युद्ध हुआ और उस युद्ध में राजा महेंद्र वर्मन ने अपनी कैपिटल तो बचा ली, पर नॉर्दर्न प्रोविंस उनके हाथ से चला गया और इन्हीं चालुक्यों के साथ युद्ध करते हुए साल 630 AD में राजा महेंद्र वर्मन की मृत्यु हुई। अब गद्दी पर बैठे उनके बेटे राजा नरसिंह वर्मन, जिन्हें कुछ लोग पल्लव डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर मानते हैं, उन्हें मामल्ल या महामल्ल भी कहा जाता है, जिसका मतलब है द ग्रेट रेसलर। और मामल्लपुरम, जिसे आज हम महाबलीपुरम के नाम से जानते हैं, इस शहर को उन्होंने ही बसाया और इसका नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा है। 630 AD में राजा बनने वाले नरसिंह वर्मन का रूल चला 668 AD तक और इस बीच इन्होंने ऐसे बहुत सारे काम किए जिसके लिए हमें उन्हें याद तो रखना चाहिए, पर थैंक्स टू आवर हिस्ट्री बुक्स आज के यूथ को शायद इनका नाम भी नहीं पता होगा। 642 AD में राजा नरसिंह वर्मन ने चालुक्य रूलर पुलकेशिन II को हराकर अपने पिता राजा महेंद्र वर्मन की हार का बदला लिया, चालुक्यों की कैपिटल सिटी वातापी पे कब्जा किया और उनका नाम पड़ा वातापी कोंडल, यानी वो जिसने वातापी को जीत लिया। इनकी चालुक्यों से और भी बहुत सी बैटल्स हुई जिनमें ये जीतते गए। इतना ही नहीं, इन्होंने चालुक्यों के अलावा चोलास, चेरास और पांड्यास को भी हराया। ये तो थी बस इंडिया की बात, पर राजा नरसिंह वर्मन ने अपनी स्ट्रॉन्ग नेवी के चलते सिंघल यानी आज के श्रीलंका को भी जीता और वहां के राजकुमार मणि वर्मा को वहां का राजा बनाया। एक यूनिक फैक्टर जो नरसिंह वर्मन को सबसे खास बनाता है वो ये है कि इनका नाम हमारे इतिहास के उन 12 राजाओं में शुमार है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी कोई बैटल हारे नहीं। इन राजाओं में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, राजराज चोल, राजेंद्र चोल और अजात शत्रु जैसे राजाओं का नाम शामिल है। वैसे अगर आपको राजा राज चोल और राजेंद्र चोला के बारे में जानना है तो आप मेरा चोल वंश वाला वीडियो देख सकते हैं ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। आपने फेमस चाइनीज ट्रेवलर ह्यून सांग का नाम जरूर सुना होगा या पढ़ा होगा। इन्होंने 640 AD के आसपास राजा नरसिंह वर्मन के वक्त पर पल्लव डायनेस्टी के किंगडम को विजिट किया और डिस्क्राइब किया कि नरसिंह वर्मन के वक्त पर जो उनकी प्रजा थी, जो उनके सब्जेक्ट्स थे, वो कितने सेटिस्फाइड, कितने खुश थे। साथ ही ह्यून सांग ने ये भी डिस्क्राइब किया है कि नरसिंह वर्मन के वक्त पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते थे और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी थी। इससे ये साफ पता चलता है कि आज से 1400 साल पहले भी भारत में एग्रीकल्चर का कितना महत्व था और इसी के चलते भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी। और अब बात आती है नरसिंह वर्मन की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स की। नरसिंह वर्मन का भी अपने पिता की तरह आर्ट एंड आर्किटेक्चर की तरफ काफ़ी झुकाव था, तो उन्होंने अपने पिता द्वारा शुरू हुए काम को पूरा करना स्टार्ट किया। महाबलीपुरम में उन्होंने पांडव रथ या पंचरथ मॉन्यूमेंट्स को बनवाना शुरू किया। पंचरथ यानी 5 ऐसे स्ट्रक्चर्स जो रथ की शेप में है और हर रथ सिर्फ एक सिंगल मोनोलिथिक पत्थर को काट कर बनाया गया है। वैसे तो ये 5 रथ 5 पांडवों और उनकी पत्नी द्रौपदी के प्रतीक के तौर पे जाने जाते हैं, पर ये रथ असल में भगवान के लिए ही हैं, जिनमें आपको भगवान शिव, भगवान विष्णु, लॉर्ड मुरुगन, लॉर्ड इंद्रन और माँ शक्ति के मंदिर मिलेंगे। ये पंचरथ मंदिर आते हैं ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम के अंडर, जिसमें आपको सिर्फ ये मंदिर नहीं बल्कि इसके आसपास बहुत सारे रॉक कट आर्किटेक्चर्स देखने को मिलेंगे। यहीं पे आपको कृष्ण केव टेम्पल, महिषासुरमर्दिनी केव टेम्पल, वाराह केव टेम्पल, पंच पांडव केव टेम्पल और ऐसे ही कई सारे केव टेम्पल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहीं पे आपको डिसेंट ऑफ गैंजेस नाम का मॉन्यूमेंट भी दिखेगा, जिसमें माँ गंगा के धरती पे आने की कहानी को आप तराशे हुए पत्थरों पे देख सकते हैं। यहीं पे शोर टेम्पल भी लोकेटेड है, जिसे बनवाया था नरसिंह वर्मन II ने, और यहीं से कुछ दूर पे वो फेमस कृष्ण बटर बॉल भी है, यानी वो बड़ा सा पत्थर है जिसे भगवान कृष्ण के मक्खन के तौर पे देखा जाता है और जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो गिरने वाला है पर गिरता नहीं है, जो एक ऑप्टिकल इल्यूजन के कारण ऐसा दिखता है।
अगर आपको इन ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम को विजिट करना है तो इससे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है चेंगलपट्टू जंक्शन और मेजर स्टेशन है चेन्नई रेलवे स्टेशन। इसका नियरेस्ट एयरपोर्ट है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वापस आते हैं पल्लव डायनेस्टी की तरफ, राजा नरसिंह वर्मन की तरफ, और जानते हैं कि पल्लव डायनेस्टी के साथ आखिर हुआ क्या। तो 630 से 668 एडी तक रूल करने के बाद राजा नरसिंह वर्मन की मृत्यु हुई और राजा बने उनके बेटे महेंद्र वर्मन II, जो काफी कम वक्त के लिए सिर्फ 2 साल के लिए रूल कर पाए। फिर आए परमेश्वर वर्मन I और फिर नरसिंह वर्मन II, जिनके बारे में हमने अभी देखा था, जिन्होंने शोर टेम्पल बनवाया और कांचीपुरम का फेमस कांची कैलाशनाथर टेम्पल बनवाया, और इन्हें पल्लव डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर में से एक माना जाता है। फिर आए परमेश्वर वर्मन II, देन नंदी वर्मन II, फिर दंती वर्मन, जिन्होंने 51 ईयर्स तक रूल किया। इनके बाद आए नंदी वर्मन III, जिन्होंने सियाम और मलय तक अपने ट्रेड रिलेशंस जारी रखे। फिर नृपतुंग वर्मन, और फिर आए अपराजित वर्मन, जो पल्लव डायनेस्टी के आखिरी रूलर थे। दरअसल इस वक्त तक चोला डायनेस्टी की पावर धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, और जहां कहा जाता है कि एक वक्त में पल्लव और चोला एक दूसरे के अलाई हुआ करते थे, वहीं बढ़ती पावर के चलते अब इन दोनों के बीच में टेंशन्स भी बढ़ने लगी थी। चोला किंग आदित्य ने पल्लवों पे हमला किया, युद्ध हुआ, और इस युद्ध में चोला किंग आदित्य के हाथों पल्लव किंग अपराजित वर्मन की मृत्यु हुई। इसके साथ ही साउथ इंडिया में पल्लव वंश का अंत हुआ और चोला डायनेस्टी साउथ इंडिया में एक बड़ी पावर बन के उभरी। ऐसे ही हमारे इतिहास के बारे में जानने के लिए मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आज की यूथ को हमारे इस इतिहास के बारे में बता सकें। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको हमारे इतिहास के किस राजा और किस राजवंश के बारे में जानने में इंटरेस्ट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद।